आरक्षण ये एक ज्वलंत मुद्दा है। आइए देखें इसकी शुरुआत कैसे हुई। हमारे भारत में हजारों साल पहले से ही वर्ण व्यवस्था थी। पहले ये वर्ण व्यवस्था कार्य सूचक थी, जिसने जो कार्य किया उस हिसाब से उसका वर्ण होता था। फिर समय के साथ साथ बदलाव आया और इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो गई कि ये जाति सूचक बन गया, जिसकी वजह से बहुत सारी कुरीतियां आई, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच। तुम मेरे कुएं का पानी नहीं पी सकते, मेरे संग बैठ नहीं सकते, मैं ऊपर बैठा हूं तुम्हें नीचे बैठना है। ये जो फर्क आया ये बहुत बुरा था। 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम हमने अपने आप को डिक्लेयर किया एक सोशलिस्ट रिपब्लिक के रूप में। समानता लानी थी। फिर इस चीज को लाने के लिए आरक्षण लागू किया गया, ताकि जो निम्न तबका है, निम्न वर्ण के लोग हैं, वो भी उच्च कुल के, उच्च वर्ण के लोगों के संग बैठ सकें, संग में पढ़ सकें। जैसे फैसिलिटीज़ उच्च कुल के लोगों को मिलती हैं वैसे ही निम्न वर्ण के लोगों को भी मिलें। तो इसके लिए पहले 22% SC ST कोटा बनाया गया, उसमें OBC जोड़ दिया गया। अब 49.5% रिजर्वेशन हो गया। फिर उसमें कुछ और जोड़ दिए गए, कुछ रिलीजन को लेके, कुछ महिलाओं का आरक्षण, कुछ स्पोर्ट्स कोटा हो गया। कुल मिला के जनरल कैटेगरी तो बिल्कुल कमी हो गई। और ये सारी चीज़ें कुछ सालों के लिए रखी गई थी। लेकिन हमारे नेता, जिन्होंने अपने वोट बैंक के लिए इसको और छूट दी, खुली छूट दी, और उसको और इम्प्लीमेंट करने लगे। ये भी जाति उसमें मिला दी, वो भी जाति मिला दी। और आज आज़ादी के 70 साल बाद भी हम गर्व से ये कहना चाहते हैं कि हम पिछड़े हैं। मेरी जाति को भी पिछड़ा बना दो, उसकी जाति को भी पिछड़ा बना दो। और क्यों बना दो? क्योंकि उस पर्टिकुलर जाति से या उस धर्म विशेष से हमें वोट मिलने हैं। पहले गुर्जर आए, जाट आए, या पटेल आए। आरक्षण के भूत को समझने के लिए इसके आधार को समझना जरूरी है। दलितों के मसीहा एवं हमारे संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के समक्ष अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 30 या 40 वर्षों के आरक्षण का प्रावधान रखा, और साथ ही इसके बाद इस व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कहा। वे बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि समाज का एक वर्ग जो पिछड़ा है वो पिछड़ा ही रहे। वे चाहते थे कि इन 30-40 सालों में इस व्यवस्था का लाभ उठाकर वो पिछड़ा वर्ग शेष समाज के साथ घुल मिल जाए, उसके बाद इस विशेष दर्जे को वो छोड़ दे। उनका एक सर्वमान्य कथन था कि ये बहुत अनुचित होगा अगर बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक समाज के अस्तित्व को नकार दे, और उससे भी ज़्यादा अनुचित होगा कि अल्पसंख्यक समाज सदैव ही अल्पसंख्यक बना रहना चाहे। संविधान सभा ने उनकी ये बात नहीं मानी और आरक्षण को अगले 10 वर्ष के लिए लागू कर दिया गया, इस प्रावधान के साथ कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इसे और बढ़ाया जा सकता है। नतीजा आपके और हमारे सामने है। आज़ादी के दशकों बाद भी आरक्षण व्यवस्था ज्यों की त्यों लागू है और हालात बदतर हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा अब जातिवाद में बदल गई है। इसे तोड़ने की ज़रूरत है। जाति आधारित आरक्षण बहुत पहले समाप्त कर दिया जाना चाहिए था, मगर कुछ निहित स्वार्थों के चलते ऐसा नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि दलित और पिछड़े वर्ग के ज़रूरतमंद और गरीब लोगों को आरक्षण का फ़ायदा मिल पाता होगा? मुझे लगता है कि नहीं। दलित और पिछड़े वर्ग के आरक्षण का फ़ायदा ले चुके ऊपर उठे हुए लोगों को ही ये फ़ायदा मिलता है। जो लोग नीचे हैं वो लोग अभी भी गर्त में ही हैं। तो ये व्यवस्था सही नहीं है, इसे बदला जाना ज़रूरी है। जाति आधारित आरक्षण की बजाय
ऐसी व्यवस्था हो कि पिछड़े वर्ग को गरीबी या आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले। आज प्रवीणा जी, आपके माध्यम से मैं इन तथाकथित राष्ट्रवादियों से पूछना चाहूँगी कि अगर उन्होंने आरक्षण का फ़ायदा ले लिया है और खुद को सुरक्षित करा लिया है, तो क्यों नहीं वे इस विशेष दर्जे को त्याग देते, जैसे सब्सिडी छोड़ने की बात। क्यों वे हर जगह अपनी जाति को भुनाते नजर आते हैं। आज जहां दुनिया के दूसरे देश आगे बढ़ने की होड़ में लगे हैं, हम लोग पिछड़े होने की होड़ में लगे हैं। जिस समय ये नियम बनाया होगा, ये जो धारा लागू की होगी, आरक्षण का जो नियम बना होगा, उस समय नीची जातियां और वो इतना न तो वो पैसा इतना कमाते थे और ऊंच नीच के भाव जो होते थे, इस हिसाब से जातियों को उत्थान के लिए, जो समान भाव लाने के लिए, जैसे जो उच्च जातियां हैं और जो ये जातियां सारे समान रहे, इसलिए उनकी समानता लाने के लिए नियम लागू किया गया था कि चलो 10-20 साल में, 30 साल में जब ये बराबरी का मामला आ जाएगा, जैसे उनको कम पैसे में एजुकेशन मिल सके, गवर्नमेंट जॉब में उनको अवसर मिले और कोई उनका अपमान नहीं कर सके, कोई उनको गाली न दे सके, इस तरह की धाराएं भी बनी। इस तरह से उन जाति को एक वर्ग जातियां थी, उनके उत्थान के लिए ये नियम बना था। धीरे धीरे लोगों ने, मतलब नेताओं ने, देश के नेताओं ने अपने फायदे और राजनीति के हिसाब से इसका राजनीतिकरण किया, उसको आगे तक लेके आए। आज 60-70 साल से हम लोग यही आरक्षण के लिए, अब जो ये हालात देश के नहीं है कि जो नीची जातियां हैं वही गरीब हैं और जो बाकी की जातियां, ऐसा नहीं है ना। अब वो भेदभाव वाला मामला भी नहीं है कि जैसे कि पहले जब भेदभाव होता था, या अब जो ये अफोर्ड भी कर पाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि गरीब सिर्फ इसी जाति में, दूसरी जातियों में भी है। तो ये अब ऐसा होना चाहिए कि जो इस योग्य हो, उस काम के, उस जॉब के जो योग्य हो और जो गरीब हो, जो किसी भी जाति का हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति का हो, चाहे उच्च जाति का हो, उसको ये फायदा मिलना चाहिए। और वो भी, भले वो ऊंची जाति का है, भले नीची जाति का है, वो भी ये चीज नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उसके लिए भी नियम बनना चाहिए कि वो पढ़ाई करे और आगे बढ़े। इसलिए आरक्षण का जो पहले का नियम है वो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्या सोचते हैं युवा? यही कि हम पढ़ रहे हैं और हमें एक नौकरी मिल जाएगी, इसके अलावा किसी युवा की कोई सोच नहीं है। सभी पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख के बड़े आदमी बनना है, ये सोच क्यों है? पढ़ लिख के एक अच्छा नागरिक क्यों नहीं बनना है, ये सोच क्यों नहीं है? और नागरिक होने के नाते क्या सिर्फ एक सरकार से सिर्फ उम्मीदों भरी अपेक्षाएं कि हमें अपने जाति के आधार पर नौकरी मिल जाए, क्योंकि हम बहुत छोटी जाति से हैं, क्योंकि हम बहुत निम्न श्रेणी से हैं, योग्यता के आधार पर क्यों नहीं? और ये छूट ही क्यों? ऐसा छूट क्यों? ये मानसिकता क्यों बन गई युवाओं की? किसी भी छूट से किसका फायदा होता है? एक दुकानदार कपड़ों पे सेल लगाता है, क्या दुकानदार अपना नुकसान करता है? नहीं करता, वो खुद का फायदा देखता है। यहाँ जो आरक्षण लगते जा रहे हैं वो किसका फायदा दे रहे हैं? राजनीतिज्ञ नेताओं का। हमारा फायदा नहीं है, हमारा फायदा निजी हो सकता है, कुछ एक पीढ़ी तक हो सकता है, दूसरी पीढ़ी भी क्या नौकरी करेगी? कोई वैचारिक बदलाव कुछ नहीं आएगा। मैं बताती हूँ कि जिन्हें कोटा मिल रहा है, क्या उन्हें पूरा फायदा मिल रहा है? मेरे पास इसका उदाहरण है, मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। एक इंटरव्यू समझ लीजिए, SC ST जिन्हें बहुत सबसे ज़्यादा छूट मिलती है, क्या वे भी पूरा इसका लाभ उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे हैं। आप देखिए इसके अंदर। हाँ, कहीं काम करो थे झाड़ू काटो गली में, और क्या करो? थान ग्राम में देव 50-50 रुपया देव, कोई 100 देव बस, और कहीं को। अच्छा, थान को तो मिले सरकारी तरफ से SC ST रो? मिल जाओ, पर बीच में घणे लोग लाग जा। अच्छा, नौकरी लागोड़ा टाबर? एक लागोड़ो, एक कहीं फिर लागोड़ा? बाप रो कौन लागोड़ी, मार कौन लागोड़ी। अच्छा, पडोड़ा कहीं है टाबर? माटा पर में भी एमे भी? हाँ, पूरी कर ली पढ़े गए तो ही कोटो है, नौकरी लगी कौन? क्या कहीं पता वो कहीं कोई बीच में आवे, कोई जाती रही हाल तक तो वो फार्म भरिया, हम्म, अब फार्म चल अबे भरिया मुस्पा म्युनिसिपैलिटी रा
पछे एक लगे को नहीं। तो बोजी को लाग्यो कौन बेरो कारण क्या हो दूसरे रो? लाग तो बीच में लगाया को नहीं था ये लॉटरी सिस्टम लगे। अच्छा लॉटरी में तो लिया जाता लाग। बाकी जातियां रे लागे? जाति मुसलमान राजपूत ये सब लगे जाट एक अच्छा। जाट लगे। जाट भी लागे की झाड़ू वाले काम में? अच्छा झाड़ू कौन गाड़े के दे मैं खड़ी हूँ जमींदार बन जाए के दे लो ते काम करो ऊपर रह जावे जन थाने रह गया मतलब ये चक्कर में। अच्छा मानवा रह गया ये जब बन गया। और थे भी भरियो तो क्या फॉर्म थोरो भी? मारो कौन भरियो आन टाबर दोन बाहर भरियो ये बाप ही कौन भरियो ये अच्छा। बाप के मार नहीं सरिया टाबर लाग जाता हाँ पण टाबर एक ही लागे दूसरा लागे ही कोने। कॉलेज में करे कॉलेज में कोशिश चले हाँ। हमारे बान पक्का करा। अच्छा इंग्लिश कॉलेज कोनी यार इतना ही तंग करे बान पानी में 4 बजे जावे हटावे नहीं घड़िया 4 बजे झाड़ू काटे ने तो बे झाड़ू कौन काटे पहले भाग जा कॉलेज में बुला ले फोन कर ले पानी को ले तो पानी भरना पड़े बाटे जा। अच्छा मतलब थान कोटे रही तो फायदो नहीं मिल रहे? फायदा नहीं। अच्छा ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम रीता गुप्ता है। मैं रांची झारखंड से हूँ। आज मैं देश के ज्वलंत मुद्दा आरक्षण पर अपनी कुछ राय प्रकट करना चाहती हूँ। मानव संसाधन देश के लिए महत्वपूर्ण है और इसके गुणवत्ता से यदि कोई समझौता किया जाए तो ये देश के लिए अहितकारी होगा। मेरे ख्याल से हर नागरिक को उसकी क्षमता और बुद्धि के अनुसार पढ़ने, बढ़ने और काम करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। दुनिया के किसी भी भाग में जाति आधारित आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। क्या तथाकथित ऊंची जाति के छात्र गरीब नहीं होते हैं? क्या तथाकथित ऊंची जाति के सभी छात्र होनहारी होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उसी तरह तथाकथित नीची जाति का भी कोई छात्र प्रतिभाशाली और प्रतिभावान होता है। जरूरत प्रतिभा को बढ़ावा देने का है, न कि जाति आधार हो। देश क्यों भेदभाव करता है अपने ही नागरिकों से? एक योग्य के काम को, अवसर को छीन एक अयोग्य को पकड़ा देता है। नतीजा सामने है, अयोग्यों की एक पूरी पीढ़ी तैयार हो गई है। अस्पतालों में अज्ञानी डॉक्टर तो स्कूलों में अल्पज्ञानी शिक्षक। ये स्थिति शोचनीय है। हर व्यक्ति को उसकी क्षमता और प्रतिभा अनुसार पढ़ने, बढ़ने और काम करने का अवसर मिलना ही चाहिए। आरक्षण जाति आधारित नहीं बल्कि आर्थिक आधारित होनी चाहिए। गरीबी, अभाव कभी किसी भी बच्चे का, चाहे वो किसी भी जात का हो, उसके विकास में बाधक न बने, ये सरकार सुनिश्चित करे। वोट बैंक और तुष्टीकरण की नीति के तहत जाति आधारित आरक्षण से समाज में जात पात की खाई, भेदभाव की खाई और चौड़ी ही हुई है। बातें चांद तारों पर फतह करने की होती है और हरकतें वही जातिगत दलदल में फिर से डुबकी लगाने की। इस सोच को बदलने की जरूरत है। नमस्कार, मैं प्रियंका सहाय दिल्ली से। धर्म और जाति के नाम पर आरक्षण युवा प्रतिभा की शक्ति को बर्बाद कर रहा है। 40% मार्क्स लाने वाला डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है और 90% से अधिक मार्क्स लाने वाला बेरोजगार घर में बैठा रहता है। आरक्षण आर्थिक स्थिति के आधार पर हो ताकि किसी गरीब को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। प्रतिभाशाली को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग या समुदाय से हो। आरक्षण को जाति आधारित नहीं रहने देना चाहिए, बल्कि इसे
आर्थिक आधार से जोड़ देना चाहिए, ताकि हर समुदाय, हर जाति के गरीबों को समान रूप से आगे आने का मौका मिल सके। पिछड़ी जाति से आने वाले एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी की बेटी को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए और सामान्य जाति से आने वाले एक ड्राइवर या साधारण क्लर्क के बेटे को जो योग्य है और अच्छे मार्क्स लाता हो उसे आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? असल सवाल यही है। हम महिलाएं आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। हम महिलाओं को आरक्षण नहीं चाहिए। हम तो बस ये चाहते हैं कि आने वाला कल, आने वाले पीढ़ी के लिए जाति से परे एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो, एक स्वस्थ वातावरण तैयार हो। नमस्कार बहनों, मैं गांधीनगर गुजरात से बोल रही हूँ। आरक्षण के मामले में तो मेरे को यूँ ज़्यादा नहीं बोलना, हमने खूब पढ़ा है, देखा है, सुना है, लेकिन अभी पिछले दिनों हम लोगों ने महसूस भी किया है। गुजरात में गांधीनगर में, अहमदाबाद में एक हार्दिक पटेल नाम के 20-22 साल के युवक ने जो जातिगत पटेल समुदाय को लेकर आरक्षण की मांग की है, उसके पीछे न जाने कितने लोगों ने अपने काम धाम को छोड़कर 7-8 दिन तक उसका साथ दिया। फ़ोन के नेट बंद कर दिए, बच्चों के स्कूल बंद हो गए, खाने पीने की सामग्रियों के लिए हमें न जाने उधर उधर भटकना पड़ता। कोई बोलता कल दूध वाला नहीं आएगा, कहीं बोलते सब्जी वाला नहीं आएगा। जो लोग ऑफिस गए हैं वो लोग जब तक घर में वापस नहीं आते हमारे जी में जी नहीं आता था। इस प्रकार से डर के साये में हम लोग कैसे कर्फ्यू में 7 दिन रहे हैं, मात्र आरक्षण की वजह से। आरक्षण से न किसी का भला हुआ है, न कभी होगा। हार्दिक पटेल ने हालांकि आरक्षण करके खुद तो वो हीरो बन गया, समाचार में, टीवी चैनल में, सब जगह हार्दिक पटेल हो रहा था, लेकिन उसके पीछे 8-10 लोगों की जान गई। किसी को कुछ उसकी खबर ही नहीं है कि कौन लोग मरे, किन किन लोगों ने उसके लिए हड़दंग मचाए, जगह जगह पे तोड़ फोड़ की, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। इससे क्या हुआ? हमारा ही नुकसान हुआ ना, किसी को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हाँ, हार्दिक पटेल को इस चीज़ का फायदा हो सकता है आने वाले टाइम में उसको कुछ राजनीतिक पद का कुछ मिल जाए, उसकी रोटियां सिके, लेकिन आम लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए लोगों समझदारी इसी में ही है कि आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन योग्यता के आधार पर, मेरिट लिस्ट के आधार पर। अगर आपने अच्छे प्रयास किए, अच्छे मार्क्स लेके आए हो आप, तो आप उस चीज़ के हकदार हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जातिगत आधार पे, व्यक्तिगत रूप से मैं न तो राजनीतिक आरक्षण के मतलब पक्ष में हूँ और न ही सामाजिक और न ही आर्थिक। आरक्षण का सिर्फ और सिर्फ अगर होना चाहिए तो वो है योग्यता के बल पर ही मिलना चाहिए। इससे क्या है, युवाओं में मेहनत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो मेहनत करेंगे, खूब पढ़ेंगे लिखेंगे। आरक्षण के आधार पर हम देखते हैं हॉस्पिटल में कैसे डॉक्टर होते हैं, स्कूलों में कैसे शिक्षक है जिनको कुछ नहीं आता, बस आरक्षण के बल पे बैठे हैं। इसलिए आरक्षण के तो मैं एकदम खिलाफ हूँ।